देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंथन। उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में शामिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। समझौते के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर जबकि सपा 63 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सपा अपने कोटे से कुछ छोटे दलों को भी सीटें दे सकती है और कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समझौते का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले 2017 में दोनों दल विधानसभा चुनाव में साथ आए थे। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि हम सपा कांग्रेस के समझौते की घोषणा करने आए हैं और इस गठबंधन को लेकर देश बहुत समय से उम्मीद लगाए बैठा था। और सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा, लखनऊ में हम आपसे बात कर रहे हैं लेकिन भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और मेहमानों से आपका परिचय करवा दे। नितिन दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रामजी उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो नितिन जी आपके पास आऊंगी। सीट शेयरिंग पर फैसला हो चुका है। सपा के साथ कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ने वाले इस चुनाव से और इस गठबंधन से जो साथ मिलकर कांग्रेस और सपा लड़ने वाली, इससे भारतीय जनता पार्टी को दोनों पार्टियां कितनी चुनौती दे पाएगी? देखिए, ये पूरी तरह चुनौती है क्योंकि ये जो गठबंधन है वो संविधान को बचाने के लिए है। ये जो गठबंधन है ये देश के गरीबों को बचाने के लिए है जी। देश में सद्भावना का माहौल पैदा करने के लिए गठबंधन है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह एक ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री, और आज तो भाजपा खत्म हो चुकी है, केवल नरेंद्र मोदी जिंदा है। ये आप सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीछे है जी। और नरेंद्र मोदी आगे है और नरेंद्र मोदी ही सब कुछ है। बात जो ये है, देखिए ये जो गठबंधन है, फिर मैं एक बात कहूंगा जी। ये जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, ये उस संविधान को बचाने के लिए लड़ाई है। ये शोषित, पीड़ित और अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए लड़ाई है। लोगों को भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से मुक्त करने की लड़ाई है और ये बहुत अच्छी बात है। समाजवादी पार्टी को शुभकामनाएं और हम ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे धर्मिष्ठा जी। और इस बार विधानसभा चुनावों के नतीजे जो भी रहे हों, छोटे मुद्दे होते हैं, ग्रामीण मुद्दे होते हैं, हो सकता है कि इनकी जीत हो गई हो शराब बंटवाने से, पैसा बंटवाने से, ईवीएम से, लेकिन ये देश की लड़ाई है, ये संविधान के लिए लड़ाई है। और पूरा विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ जो कभी भाजपा में आस्था रखते थे, आप देखते जाइए, चुनाव आने दीजिए, वो भी कांग्रेस के साथ होंगे। ठीक है, चुनाव आने दीजिए, वो भी कांग्रेस के साथ होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि वो कांग्रेस के साथ आते हैं या नहीं। इस वक्त रामजी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी मैं। उत्तर प्रदेश में 7 साल के बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसका कितना असर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है वो विगत कई वर्षों से आदरणीय अखिलेश जी समाजवाद के रास्ते पर चलकर लड़ रहे हैं। भाजपा को अगर सही मायने में कोई उत्तर प्रदेश में टक्कर दे रहा तो वो अखिलेश यादव जी। 2022 का चुनाव उन्होंने जो है छल प्रपंच करके जीत लिया। इस बार जनता धोखे में नहीं रहेगी। जनता ने मूड बना लिया है और इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट देने का मूड बना लिया है। इनकी जो कथनी है, एक तरफ इनका सूचना प्रसारण विभाग ये बता रहा है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न ये मुहैया करा रहे हैं। दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण जी जब बजट पेश करती हैं तो बताती है कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के ऊपर उठा लिया। तो क्या ये उन 80 करोड़ लोगों में से है कि वो 80 करोड़ लोग अलग हैं और ये 25 करोड़ लोग अलग हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं? तो ये सरकार अपनी ही कथनी करनी में फंसी हुई है। जनता इसका 2024 में जवाब देगी। आज उत्तर प्रदेश में जनता के पास
80 सीटों पे मजबूत विकल्प मौजूद है। जी। आज कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ समाजवादी पार्टी 80 सीटों पे, ये भाजपा के जो कथनी करनी में जिनके सदैव अंतर रहा है, उनको जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार बैठी। ठीक है, उनको जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। आलोक सोती जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं लगातार कहा जा रहा है भारत को बचाने का संदेश दिया जा रहा है। जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस और सपा में, सीट शेयरिंग पर बात फाइनल हो चुकी है और इसे कहा जा रहा है कि भारत को बचाने का ये संदेश है। किससे भारत को बचा रहे हैं? देखिए, भारत को बचाने का संदेश जो दे रहे हैं, भगवान जाने विपक्ष क्या दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको एनालिसिस करनी चाहिए कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। 17 सीटों पे लड़ रही है और कुल 80 सीटें हैं। अगर 17 को हम 80 से भाग कर दें और 100 से गुणा कर दें तो मात्र 21% आता है। यानी कांग्रेस मात्र 21% पे जो है वो चुनाव लड़ रही है लोकसभा का। हालांकि यहाँ देखा गया है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी गिरते गिरते अब मात्र 6% रह गया है। यहाँ देखने समझने वाली बात यह है कि राहुल जी जो है पिछली बार अमेठी से चुनाव हार चुके हैं जी। और जो सोनिया जी हैं उन्होंने राज्यसभा का राजस्थान से पर्चा भर दिया है। यानी रायबरेली में भी वैक्यूम आ गया है। उत्तर प्रदेश जो है कांग्रेस को गांधी परिवार के नाम से ही जानता आया है। यहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी हमेशा विजयी रही और रायबरेली से आपने देखा था अमेठी से राजीव जी हमेशा विजयी रहे यहाँ पे। और आपने देखा था जवाहरलाल नेहरू जी भी फूलपुर इलाहाबाद के पास जगह है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां से चुनाव लड़ते आए हैं। तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो है गांधी परिवार का जो है उत्तर प्रदेश में मिला है। और आप जानते हैं कि जो दिल्ली की रास्ता है वो लखनऊ से ही होके जाती है। ऐसी स्थिति में केवल 21% चुनाव पे लड़के किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। भारत की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, उसमें मात्र आप 21 पे लड़ रहे हैं और कुछ सीटें ऐसी हैं जिसमें 7 सीटें आपको ऐसी मिली जिसपे आप कभी विजयी नहीं हुए। तो यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामने उभर के आ रही है। तो यहाँ समझने वाली बात ये है कि किस तरीके से कांग्रेस के जो और भी कार्यकर्ता हैं कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो कुल मिला के देखने वाला ये बात है कि सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे दो जो विपक्षी दल है वो सपा है, वो मजबूती से लड़ती है। पिछली बार वो बसपा के साथ लड़ी थी और आपने देखा था कि दोनों ने मिलकर 15 सीटें ली थी। बसपा को 10 मिली थी और सपा को 5 मिली थी। लेकिन इस बार जो बसपा जो है वो इनके दल में साथ में नहीं सम्मिलित हुई है। वो ठीक है, चुनाव जीतना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो चुनाव जो है उसमें जो है खलन डाल सकती है। उसके बाद 12 से 13% फिक्स वोट्स हैं। अगर वो मुस्लिम वोट्स को अगर बंटवारा करने में सफल हुई तो जो मुख्य विपक्षी दल हैं कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इनके लिए बड़ी मुसीबत आ सकती है। साथ में आपने देखा था 2014 की एनालिसिस की जाए तो जो अप्रत्याशित सीटें का 71 और प्लस 2 अलायंस की 73 सीटें तक मिल गई थी बीजेपी को, जिसको कभी भी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, सपने में भी नहीं सोचा था। उसका मुख्य कारण था पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा। इस तीन के रिप्रेजेंटेटिव थे आपके ओम प्रकाश राजभाग और ये आपके संजय निषाद साहब पटेल, सोनालाल पटेल की जो 2 बेटियां हैं उनकी अब पार्टी अलग अलग हो गई है। एक पार्टी पल्लवी पटेल अभी भी सपा के साथ है। तो ये जो चीजें हैं आपके पास वो बीजेपी के तरफ आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी विधानसभा के में, हालांकि अपना वो हार गए थे, लेकिन फिर वो नाराज होकर जो है एक अपनी अलग पार्टी बना ली। तो कुल मिला के विपक्ष के पास इस समय एक बड़ी चुनौती है। वो चुनौती मायावती है और पछड़ा पीडीए जो उन्होंने बनाया था, सलीम शेरवानी साहब, उनको राज्यसभा जाना था वो भी नहीं मिले, गद्दावर नेता है वो भी अलग हो गए हैं। आजम साहब भी आप देख रहे हैं इस परिस्थिति में चले गए हैं। तो कुल मिला के जो परिस्थितियां जो पिछले चुनाव में 2019 में विपक्ष के लिए थी, उससे कमजोर स्थिति इस समय दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कमजोर स्थिति यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रही है इस वक्त। नितिन दुबे जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि सपा प्रवक्ता का कहना भी है कि भाजपा को अगर उत्तर प्रदेश में कोई टक्कर दे रहा है तो वो सपा पार्टी दे रही है।
इसीलिए क्या यही कारण माना जा सकता है कि कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर सीट शेयरिंग पर चर्चा की है और साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, जब उद्देश्य एक होता है तो मिलना पड़ता है। आप बगैर मिले उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य भी ये है कि इस भ्रष्टाचारी तंत्र को, जो वैमनस्यता पैदा कर रहा है, उसको हटाना है, और कांग्रेस का उद्देश्य भी वही है। रही दूसरी बात, जो आलोक सर कह रहे थे कि जो संख्या और गणित बता रहे थे जी, देखिए, ये लोकतंत्र है, ना यहाँ गणित काम करता है और ना यहाँ गढ़ काम करता है। अच्छे अच्छों के गढ़ ढह जाते हैं और अच्छे अच्छों के गणित भी बिगड़ जाते हैं। ये जनता की मूड पर निर्भर करता है। आपके मन से गणित बना लेने से और गढ़ बना लेने से ये कोई राजशाही तो है नहीं। क्या उसी उत्तर प्रदेश से अटल जी चुनाव नहीं हारे? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की एक दौर में जमानत जब्त नहीं हुई? तो ये सब जनता का फैसला है। जनता जो भी फैसला कल भी करेगी वो मान्य होगा, और राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि अपनी बात और अपनी मांग और वर्तमान प्रशासन की नाकामी जनता के सामने प्रस्तुत करना। बिल्कुल। उसके बाद जनता अपने विवेक से निर्णय लेगी कि कौन हमारे लिए उचित है और कौन अनुचित है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात फिर यहाँ कहना चाहता हूँ कि ना ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर है और ना ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने 70 साल देश को प्रधानमंत्री, यूपी नेहरू जी की बात करें या इंदिरा जी की बात करें या राजीव जी की बात करें या सोनिया जी की बात करें या राहुल जी की बात करें या प्रियंका जी की बात करें, ये ऐतिहासिक बात है। ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी लोकतंत्र को आप उठा के देख लें, ये जो लोग इस परिवार की बुराई करते हैं, उत्तर प्रदेश उस परिवार को इतना प्यार करता है कि पीढ़ियों तक उसे अपना बहुमत देता है। अब आप कहेंगे कि आज क्यों हार गए या आज क्यों बदल दी, तो ये उत्तर रायबरेली हो, अमेठी हो, लखनऊ हो या अयोध्या हो, उत्तर प्रदेश का जो प्यार है, उत्तर प्रदेश का जो वो वोट ना देके जनता ने बताया ऐसा? नितिन जी, वो वोट ना देके जनता ने बताया उस प्रेम को? देखिए, वोट तो क्या है, उस वोट नहीं भी दे तो भी जनता हमारे लिए सिर माथे पर है, सिर मोर है। बहुत सही बात। वोट दे तो भी वही स्थिति है। ऐसा नहीं है कि वोट नहीं देंगे तो जनता को जो है बीजेपी की तरह भला बुरा कहने लगेंगे। मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, लगातार जो स्थितियां बन रही हैं, वो क्या है, सीधा जनसंपर्क विभाग, सीएम और ये जो है फंडिंग जो करते रहते हैं, तो उसमें भ्रष्टाचार उजागर नहीं होता है। लेकिन जब सरकार गिरेगी और जब चुनाव होंगे तो उस पीरियड में इनकी सारी जो पोल है वो खुलकर जनता के सामने आ जाएगी। ठीक है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? केवल वैमनस्यता पैदा की। देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? सद्भावना भरे इस देश में जहर घोलने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जो भी विपक्षी दल हैं, जो इस कटाव की राजनीति को, इस जहर की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, वो चुनाव का नितिन जी, एक सवाल और यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जैसा कि आपने कहा कि जहर की राजनीति, तो उसी जहर की राजनीति को जनता चुन रही है। देखिए, लंका में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो राम राम जपते थे, लेकिन मतलब भारत देश की जनता को आप क्या कहना चाह रहे हैं? सुनिए तो, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ईडी, सीबीआई और जांच एजेंसियों को साथ लेकर साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो खौफ है, वो सबको दिख रहा है। मीडिया को भी मालूम है, खुद भाजपा के नेताओं को मालूम है कि किस तरह खौफ की राजनीति इस देश में चलाई जा रही है। ये लोकतंत्र का बिगड़ता स्वरूप है। ये एक ना एक दिन इस पे अंकुश जरूर लगेगा। धर्मिष्ठा जी, आप देखिए कि 10 साल में और 20 साल में मध्य प्रदेश में कभी आपने ये खबर प्रेजेंट की है कि भाजपा के फला पूर्व विधायक या सीबीआई, ईडी या लोकायुक्त या किसी भी जांच एजेंसी का छापा हो या नोटिस हो? क्यों नहीं सुना आपने? क्या ये सभी संत बन गए? ये बात है कि भ्रष्टाचार, भाजपा अपने भ्रष्टाचार और अपने नेताओं के भ्रष्टाचार को दबा रही है। तभी देश के प्रधानमंत्री ये कहते थे कि परिवारवाद, परिवारवाद,
वही देश के प्रधानमंत्री संसद में कहते हैं कि अगर किसी नेता का बेटा काबिल है तो वो बन सकता है। क्या राजनाथ सिंह का बेटा परिवारवाद में नहीं आता, या जो उत्तर प्रदेश में मंत्री है वो परिवारवाद में नहीं आती क्या? भाई कांग्रेस के लिए परिवार है, वो परिवारवाद है, और भाजपा के लिए मेहनत है। ठीक है, इसी तरह जो व्यक्ति विपक्ष में है ठीक है वो नितिन जी, भ्रष्टाचारी है, पुनः और आऊंगी अगर आपके दूसरे पास। दिन भाजपा की ठीक है, सदस्यता ले ले पुनः तो वो आऊंगी संत आपके बन पास। जाता है। गजब की राजनीति पुनः है। आऊंगी आपके पास। रामजी उपाध्याय जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊंगी। यूपी में खुद को कमजोर नहीं बताना चाहती कांग्रेस, क्या यही कारण है कि सपा के साथ वो सीट शेयरिंग पर मान गई है? सुन पा रहे हैं उपाध्याय जी आप? जी हेलो, जी आवाज उपाध्याय आ रही जी। मेरी? जी, जी, यूपी में बार कांग्रेस प्रश्न खुद को दोहराइए। कमजोर नहीं बताना चाहती, क्या यही कारण है कि सपा के साथ सीट शेयरिंग पर बात तय हो गई, फाइनल हो गई? देखिए कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन में बड़े भाई के रूप में, अब उसको नेतृत्व करना है। नेतृत्व वही करेगा जो अब दिल बड़ा रखेगा, और हमारे नेताओं ने बड़ा दिल करके 80 सीटों पे लड़ने का फैसला किया है। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ेगा। हर सीट पे समाजवादी, चाहे वहां प्रत्याशी कांग्रेस का हो, चाहे वहां प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का हो, या अन्य जिन सहयोगी दलों से बात चल रही है उनका भी हो, सपा का हर कार्यकर्ता, हर वर्कर जो है वहां पे जमीनी मेहनत करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाने का काम करेगा। ठीक है, अब हम मिल गए हैं, दल ही नहीं दिल भी मिले हुए हैं। हमारे नेताओं के दल नहीं मिले हैं, हमारे दिल भी मिले हैं, और उद्देश्य एक है, उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकना। और लगभग ये हर कांग्रेसी मूड बनाए हैं। मतलब साफ है कि देश का विकास और जितनी बात बातें की जा रही, उपाध्याय जी जितनी बातें की जा रही कि लोकतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये कोई उद्देश्य नहीं। उद्देश्य केवल एक है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को उखाड़ फेंकना। मतलब लक्ष्य, ये जितनी भी पार्टियां एकत्र हुई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सीट से उतारने के लिए एकत्रित हुई है, या फिर जनता का भला करने के लिए एकत्रित हुई है? देखिए, ये जो पार्टियां आई हैं ये सही मायने में लोकतंत्र बचाने आई हैं। अभी तक 70 साल कह के जो है प्रधानमंत्री जी को, अभी तक 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, और पीछे पीछे जाकर के वो कोसते हैं। उनकी प्रधानमंत्री जी की स्थिति तो वो हो गई है कि एक वो ऐसे बेटे हैं कि जिन्हें अपने पिता की करनी दिखाई नहीं देती, जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्रियों की करनी दिखाई नहीं देती। किस स्थिति से 70 साल से ये देश गुजर के आया है। जैसे 2014 में उन्हें कमान मिली, तभी उन्होंने इस देश को परमाणु शक्ति से मजबूत किया, तभी उन्होंने इसरो की स्थापना की, तभी उन्होंने अन्य संसाधन इस देश को दिए, तभी उन्होंने एम्स बनाए। उनको वो नकार रहे हैं कि 70 साल से इस देश में कुछ नहीं किया। 2014 के बाद इस देश में बहुत कुछ दूसरी पार्टियों ने भी किया था, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि कुछ तो कमियां रही होगी कि जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। देखिए तमाम छलिया आते हैं, झूठे वादे करते हैं, जनता उनके झूठे वादों में फंसकर अपने हितैषियों की तरफ ध्यान नहीं देती। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता उनके वादों में फंस गई और इसलिए उन्हें वोट देके जिता दिया। ठीक है उपाध्याय जी, पुनः आऊंगी आपके पास। आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर लोकतंत्र बचाने की बात हो रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, जनता बचानी है, और आखिरी में बात वही आ जाती है कि भाजपा को उखाड़ फेंकना है। भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए दल एक हुए हैं, या फिर देश हित के लिए दल एक हुए हैं? देखिए, ऑब्जेक्टिव कोई भी विपक्ष का होगा उसको यही होगा, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको जो है गद्दी से उतारे और खुद जाके उस पर बैठ जाए। तो ये तो एक सिंपल सा है। चुनाव जो है वो कोई धर्मार्थ नहीं है, सामाजिक का नहीं है कोई। तो उसमें तो चुनाव जो भी होते हैं वो जीतने के लिए लड़ते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे वो सत्तारूढ़ हो। आपने देखा कि विपक्ष जो बहुत शांत रूप से रहता था वो भी अब काफी एग्रेसिव हो गया है और मजबूती से अपनी बात को रख रहा है।
आगे बढ़ रहा है और लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जब से आपने देखा कि बीजेपी आई है, उसने जो है इलेक्शन को ऐसे नहीं बनाया कि आप इलेक्शन हो गया उसके बाद 5 साल फिर शांत रहे और 6 महीने पहले उठे और परसेप्शन बनाने के लिए चालू हो गए। 24/7 की उसने राजनीति करके जितने भी राजनेता है उनको जो है सोना उनका दुबार कर दिया है और वो सुबह उठ के जो है वो कोई ना कोई नए काम में लग जाते हैं। यहाँ विचार करने वाली बात ये है कि जो सपा का जो मुख्य वोटर्स है वो उनका मुस्लिम है। मुस्लिम का 90% से ज्यादा आज भी वोट जो है सपा को मिलता है। अब प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस का भी जो है वोटर जो है बड़ा मुस्लिम है और मुस्लिम को वोटर जो है कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे पसंद करता है। बड़ा प्रश्न ये होगा कि जब 21 सीटों पे जब लड़ाई चल रही होगी तो क्या पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जो सपा के साथ है वो पूरा कांग्रेस के साथ आ जाएगा? वहां पे एक पेज फंसेगा सुश्री मायावती जी का। मायावती जी ने 17 नगर महापालिका में से 11 नगर महापालिका 64% लोगों को मुस्लिम को जो है कैंडिडेट उम्मीदवार को उन्होंने टिकट दिया था और ये बताने की कोशिश किया था कि जो बसपा पार्टी है वो मुस्लिम की असली आमदाद है। आप जानते हैं चुनाव में, राजनीति में जब तक आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तब तक आप अपने को नेता नहीं कह सकते। तो ऐसी स्थिति में कहीं मुस्लिम वोट अगर बसपा ने काट लिए और कांग्रेस अगर पूरे मुस्लिम वोट जो सपा के पास पड़ने हैं वो पूरे कांग्रेस के पास नहीं पहुंचे तो ये जो है विपक्ष के लिए एक गले में फांस की हड्डी हो जाएगा। तो यहाँ पे और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके ऐसे हैं, अगर आप लखनऊ से थोड़ा सा 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर आगे हरदोई से बढ़ते हुए आप शाहजहांपुर, बरेली, बदायूं, आंवला होते हुए अगर आप धामपुर होते हुए बिजनौर, सहारनपुर तक पहुंचे, देवबंद तक पहुंचे तो ये एक बहुत बड़ी बेल्ट है जो इन वोटों से जो है 50 से 70% तक के कहीं पे वोट रहते हैं। उसका जो है सही तरीके से अगर विपक्ष को मिलता है, सपा पार्टी को निष्पक्ष रूप से मैंने देखा, चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उसको मुस्लिम वोट पूरे के पूरे जो है एक तरफा उस पर पड़ते हैं। क्या वो मुस्लिम वोट जो कांग्रेस जहां पे लड़ेगी क्या वो पूरे अपने में टर्नअप कर पाएगी? वहां पे बसपा ने अगर कोई सेंध मार दी तो ये विपक्ष के लिए एक मुसीबत हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा कि वहां पर अगर बसपा ने सेंधमारी कर दी तो ये विपक्ष के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रामजी उपाध्याय जी, नितिन दुबे जी, आलोक सोती जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद कांग्रेस और सपा दोबारा एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इससे पहले 2017 में दोनों दल विधानसभा चुनाव में साथ आए थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो दोनों दल साथ आए हैं ये भारतीय जनता पार्टी को कितनी चुनौती दे पाएंगे और ये जो गठबंधन है जनता इसे कितना स्वीकार कर पाएगी लोकसभा चुनाव के दौरान। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।